हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आपका सरफेस केमिस्ट्री का जो है कुछ टॉपिक लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आसान है। ये जो टॉपिक है आपका वो है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। तो आज तीन टॉपिक पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला है आपका इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। दूसरा बात करेंगे हम लोग सेलेक्टिविटी पर। दूसरा टॉपिक जो होगा आपका सेलेक्टिविटी। और 3 नंबर जो होगा, तीसरा टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो जियोलाइट के ऊपर पढ़ेंगे। जियोलाइट के बारे में सीखेंगे कि वो आखिर होता क्या है। तो आपका जो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट है उसमें आपको याद रखना है जो कैटालिस्ट होते हैं अधिकांश वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और मेटल होते हैं। क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे निकेल है, प्लेटिनम है, कॉपर है, फेरस है। जैसे अमोनिया को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे तो वहां कैटालिस्ट क्या ले रहे थे, एफ ही ले रहे थे, फेरस ले रहे थे। प्लेटिनम का भी यूज हो रहा था। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो हम लोग ध्यान देंगे इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, फीचर्स क्या है वो देखना है। तो सबसे पहली बात है जो कैटालिस्ट होते हैं वो एक पार्टिकुलर रिएक्शन में ही पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब मान लिया जाए आपका पीटी एक या फिर एफ ही जो है फेरस आपका एक आयरन है और उसको यदि हम चाहेंगे कि सभी प्रकार के रिएक्शन में किसी भी रिएक्शन में कैटालिस्ट के रूप में उसका यूज करेंगे तो ये संभव नहीं है। बहुत सर्च करने के बाद ये पता चलता है कि आपका जो है कौन सा रिएक्शन में कौन सा कैटालिस्ट यूज होगा। सभी पदार्थों को हम लोग सभी रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते। मतलब एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पार्टिकुलर कैटालिस्ट का जरूरत पड़ता है। और यहाँ पे जो भी बातें होगी केमिसॉर्प्शन के ऊपर, किसके ऊपर, केमिसॉर्प्शन मतलब केमिकल एडसॉर्प्शन। तो जो कैटालिस्ट हम लोग यूज करते हैं वहां पे ध्यान देना ये है कि जो एडजॉर्बेंट हैं या फिर जो एडजॉर्बेंट है वो कैटालिस्ट के ऊपर ठीक से कवर करता है कि नहीं, यानी कि बैठता है या नहीं। तो एक दो बातें हैं। दूसरी बात ये याद रखना है आपको कि पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ ग्रुप के जो है आपका मेटल्स हैं वो कैटालिस्ट के रूप में आपका यूज किए जाते हैं। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा, कहाँ से कहाँ तक घटेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज अभी आपका इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। सबसे पहले क्या डील करेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। इसको खत्म करने के बाद सेलेक्टिविटी के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे, सेलेक्टिविटी। तो सेलेक्टिविटी में यही पढ़ना है आपको कि एक पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए एक पार्टिकुलर कैटालिस्ट का ही यूज कर सकते हैं, सभी कैटालिस्ट का यूज नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं सेलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं, जैसे अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वहां कैटालिस्ट के रूप में जब भी लेंगे वहां क्या लेंगे, फेरस ही लेंगे। क्या लेंगे, फेरस। आप चाहेंगे वहां निकेल डाल देंगे तो फिर आपका ये संभव नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। तो एक विशेष प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो उसको हम लिखवा देते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, है ना, कि भाई इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट होता क्या है। तो एक दो पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, उसको हम लोग क्या करते हैं अभी डील करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे आपका इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ, उसमें 3 बातें हमें ध्यान देखना है और फिर आगे जो पढ़ने वाले हैं हम लोग वो है आपका जियोलाइट्स। क्या है, जियोलाइट्स। तो ये बात को आपको सिर्फ समझ के रखना है। बाय द वे यदि ये पूछ देता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ, फीचर्स का मतलब विशेषता होता है। जैसे मार्केट में कोई चीज आप खरीदने जाते हैं जैसे मोबाइल वगैरह,
तो उसका क्या देखा जाता है, फीचर्स देखा जाता है। क्या देखा जाता है, फीचर्स, मतलब उसका विशेषता देखते हैं, कितना रैम है, कितना रोम है, एक्सटर्नल मेमोरी कितना है, इंटरनल कितना है, ग्राफिक्स कितना है, कैमरा कितना मेगापिक्सल का है। तो ये सब क्या है, फीचर्स है। ठीक उसी प्रकार फीचर्स का मतलब होता है विशेषता होता है। तो अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट, इसका मतलब होता है ठोस उत्प्रेरक के महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो बच्चे आप ध्यान देंगे, जो हम लोग यूज करते हैं आपका कैटालिस्ट का, वो आपका सॉलिड ही होता है। और सबसे ज्यादा कैटालिस्ट के रूप में जो यूज किया जाता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, आपको याद होना चाहिए। डी ब्लॉक एलिमेंट, तो आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़ के सबका सब क्या है, मेटल। डी ब्लॉक टोटल मेटल्स है, एफ ब्लॉक टोटल मेटल्स है, और पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स या सेमी मेटल पाया जाता है। ये हम लोग नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो याद रखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं सबसे ज्यादा कैटालिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा हो तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, डी ब्लॉक के कोई एलिमेंट को उसमें मिला देते हैं। तो मतलब सबको नहीं मिला सकते, जो सूट करेगा, जो रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उस पदार्थ को हम लोग कैटालिस्ट बोलेंगे। जैसे फेरस भी एक कैटालिस्ट है, निकेल भी कैटालिस्ट के रूप में यूज किया जाता है, कॉपर भी किया जाता है, प्लेटिनम भी किया जाता है, गोल्ड भी किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है कैटालिस्ट के रूप में यूज होता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी जो है आपको, एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है आपको याद रखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अधिकांश एलिमेंट यानी कि तत्व उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या बोलता है। तो पहला फीचर्स देख रहे हैं इसका, द एक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन टू ए लार्ज एक्सटेंट। मतलब ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता रसोपशोषण की प्रबलता पर निर्भर करता है। रसोपशोषण आपको पढ़ा चुके हैं, उसमें क्या होता है, जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड सरफेस पे क्या करता है, जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉलिड सरफेस पे क्या करेगा, एक्युमुलेशन के साथ साथ क्या बनाता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है। मतलब वैसे एक्युमुलेशन, वैसे संचयन, या दो पदार्थों के बीच वैसे संचयन जिसमें क्या हो, केमिकल बॉन्ड बनता हो। क्या बनता हो, केमिकल बॉन्ड बनता। अब केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो एक नया चीज बनेगा, सीधा बात है। केमिकल बॉन्ड यदि बन रहा है तो एक नया चीज बनेगा। तो आपको जो वहां पढ़ाया गया था रसोपशोषण में, वो सॉलिड सरफेस ले रहे थे और आपका गैस मॉलिक्यूल उसमें क्या हो रहा था, एडजॉर्ब, उस बेसिस पर हो रहा था। लेकिन और बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं जो कि रसोपशोषण है, यानी कि दो सतह हैं और सतह यहाँ पे दो ही ले सकते हैं, या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा, या तो सॉलिड सरफेस होगा या तो लिक्विड होगा। गैस का तो होता है नहीं। गैस हाँ रिएक्ट करके जमा हो सकता है, लेकिन गैस का सतह नहीं माना गया है। तो याद रखिएगा, सरफेस केमिस्ट्री में गैसों के सतह को नहीं माना गया है। यहाँ पे जो भी सतहें होंगे, सरफेसेस होंगे, वो सॉलिड का होगा या तो लिक्विड का होगा। गैस उसमें एक्युमुलेट हो सकता है। एक्युमुलेट होने का मतलब वो केमिकल बॉन्ड भी बना सकता है, या फिर ऐसे ही उसका एक्युमुलेशन हो सकता है। यदि केमिकल बॉन्ड बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, केमिसॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, केमिसॉर्प्शन। आपको डिफरेंस बता चुके हैं। तो द एक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन टू ए लार्ज एक्सटेंट। ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता रसोपशोषण की प्रबलता पर निर्भर करता है। ये कहना चाह रहा है कि मान लिया जाए कोई रिएक्शन चल रहा है और उसमें जो है मतलब कैटालिस्ट, मतलब उसका सक्रियता, मतलब उत्प्रेरक की सक्रियता निर्भर करेगा कि रसोपशोषण यानी कि केमिकल बॉन्ड जो है दो सरफेस के बीच किस तरह के बन रहा है। मतलब स्ट्रॉन्ग बन रहा है या वीक बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है या फिर वीक बन रहा है। तो जितना ज्यादा मजबूती से केमिसॉर्प्शन होगा, जितना प्रबलता से केमिसॉर्प्शन होगा, मतलब रसोपशोषण होगा, उतना ही ज्यादा एक्टिविटी किसका होगा, कैटालिस्ट का होगा। क्या होगा, तो कैटालिस्ट का एक्टिविटी जो डिपेंड करेगा, वो याद रखना है, कैटालिस्ट का जो है एक्टिविटी डिपेंड करेगा, वो करेगा स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सॉलिड कैटालिस्ट, यहाँ पे सॉलिड कैटालिस्ट का बात किया जा रहा है, तो सॉलिड कैटालिस्ट एक्टिविटी किस पर निर्भर करता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन, मतलब ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता रसोपशोषण की प्रबलता पर निर्भर करता है। यहाँ स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, प्रबलता है। तो इस तरह से पॉइंट याद करना रखना है आपको। द एक्टिविटी ऑफ, तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, मतलब ठोस के महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो मतलब द एक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट
डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन, स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन टू ए लार्ज एक्सटेंट। इसका मतलब होता है ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता रसोवशोषण की प्रबलता पर निर्भर करता है, रसोवशोषण की प्रबलता पर निर्भर करती है। याद रखना इसको, रसोवशोषण की प्रबलता पर निर्भर करता है। चलिए एक बार फिर से याद कर लें। मतलब ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता, ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता किस पर निर्भर करता है? रसोवशोषण की प्रबलता पर निर्भर करता है। याद रखिए, रसोवशोषण की प्रबलता पर निर्भर करती है, या फिर यहां लिखेंगे करता है। ठीक है, करता है। द एक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन टू ए लार्ज एक्सटेंट। याद रखना है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, द रिएक्टेंट मस्ट गेट एडजॉर्ब्ड रीजनेबली एंड स्ट्रांगली वन टू द कैटालिस्ट टू बिकम एक्टिव। अब जैसे कोई रिएक्शन चल रहा है बच्चे, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है, तो केमिकल रिएक्शन जब चल रहा है तो वहां क्या होगा? रिएक्टेंट्स होंगे। क्या होंगे? रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। अब मान लिया जाए यहां पे एक कैटालिस्ट डालें, क्या डालें? कैटालिस्ट मिलाएं इसमें। तो यहां पे क्या ध्यान रखना है कि जो रिएक्टेंट है, मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक केमिकल रिएक्शन होगा नहीं। अरे केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है बॉन्ड का टूटना या तो बॉन्ड का बनना, बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बनाना, नए पदार्थ का निर्माण होगा, या फिर बॉन्ड का जुटना, टूटना या जुटना, और टूट या फिर जुट कर नए पदार्थ का उत्पत्ति करना। तो कहने का मतलब रिएक्टेंट को एक्टिव होने के लिए यदि हम इसमें सॉलिड कैटालिस्ट डालें तो रिएक्टेंट को मतलब एक्टिव होने के लिए, रिएक्टेंट को एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? जो मतलब ये कैटालिस्ट है, ये क्या है आपका? कैटालिस्ट है, ये आपका मान लिया कैटालिस्ट है। तो इस कैटालिस्ट के ऊपर, और ये आपका रिएक्टेंट है, एडसॉर्प्शन बहुत जरूरी है। रिएक्टेंट्स के ऊपर, ये कैटालिस्ट के ऊपर क्या चीज? एडसॉर्प्शन जरूरी। एक बच्चे को पूछे थे कि सर जो रसोवशोषण में है वहां पे दो ही चीज लिया जा सकता है, मतलब सॉलिड और गैस। तो वहां पे जो आपको लिया गया है वो सॉलिड और गैस के बारे में बात किया गया है, ठीक है। लेकिन रसोवशोषण के अंदर दूसरे भी पदार्थ आ सकते हैं, दूसरे भी पदार्थ आ सकते हैं। तो उसका सरफेस या तो सॉलिड सॉलिड हो सकता है या तो लिक्विड लिक्विड हो सकता है, या लिक्विड सॉलिड हो सकता है, लिक्विड सॉलिड हो सकता है। अब वहां गैस की बात की गई थी, गैस का सरफेस नहीं होता, लेकिन वो क्या हो सकता है? बॉन्ड बना सकता है सॉलिड के साथ। क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पे देखिएगा कि इसको यदि हम कैटालिस्ट मान लें तो कैटालिस्ट के ऊपर जो रिएक्टेंट्स हैं वो अच्छी तरह से एडजॉर्ब होना चाहिए। एडजॉर्ब मतलब अधिशोषित होना चाहिए, तभी रिएक्टेंट एक्टिव होगा। जैसे ये कैटालिस्ट है तो कैटालिस्ट के ऊपर जो है आपका रिएक्टेंट्स को अच्छी तरह से एडजॉर्ब होना चाहिए, तभी रिएक्टेंट एक्टिव होगा। तो सॉलिड कैटालिस्ट का ये विशेषता है कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन में सॉलिड कैटालिस्ट को डाला जा रहा है तो उस केस में आपका जो रिएक्टेंट्स हैं वो अच्छी तरह से, यानी कि पर्याप्त मात्रा में और अच्छी तरह से आपका क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट के ऊपर अधिशोषित होना जरूरी है। वही लिखा हुआ, द रिएक्टेंट मस्ट गेट एडजॉर्ब रीजनेबली एंड स्ट्रांगली, स्ट्रांगली मतलब मजबूती से, वन टू द कैटालिस्ट टू बिकम एक्टिव। सक्रिय होने के लिए अभिकारक को उत्प्रेरक पर पर्याप्त एवं प्रबलता से अधिशोषित होना चाहिए। तो कौन बड़ी बात है? तो पहला याद रखना है आपका, ठोस उत्प्रेरक की सक्रिय किस रसोवशोषण की प्रबलता पर निर्भर करता है। दूसरा जो है सक्रिय होने के लिए, मतलब कौन? अभिकारक। सक्रिय होने के लिए अभिकारक को उत्प्रेरक पर, किस पर? उत्प्रेरक पर प्रबलता, पर्याप्त एवं प्रबलता से अधिशोषित होना चाहिए। अधिशोषित मतलब इस पर बैठना चाहिए, तभी एक्टिव होगा। तभी क्या होगा? एक्टिव होगा। आगे देखते हैं, नोट में याद रखिएगा, यदि कभी कभी क्वेश्चन पूछे कि पीरियोडिक टेबल में कैटालाइटिक पावर
कौन कहाँ से कहाँ तक आपका बढ़ता है, मतलब याद रखना है कौन ग्रुप से किस ग्रुप तक क्या होता है, इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो ये पीरियोडिक टेबल का मतलब आवर्त सारणी होता है, जिनको हिंदी चाहिए क्या लिखेगा, आवर्त सारणी। ग्रुप का मतलब वर्ग होता है, समूह होता है। तो 5 से लेके 11 तक, 5 से लेकर सबका सब मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट है ये, एक है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो 5 से ग्रुप नंबर 5 से ग्रुप नंबर 11 ये धातु है, कैटालाइटिक पावर इंक्रीज है, मतलब उत्प्रेरण क्षमता बढ़ता है। कैटालाइटिक पावर इंक्रीज का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरण क्षमता बढ़ता है। तो 5 से लेके ग्रुप नंबर 11 तक जाएंगे, कैटालिस्ट लेंगे तो उसका उत्प्रेरक क्षमता क्या होता है, बढ़ता है। यदि पूछे था मैक्सिमम एक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक होता है, मतलब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में जो कैटालिस्ट हैं उसका मैक्सिमम एक्टिविटी मतलब अधिकतम सक्रियता। मैक्सिमम एक्टिविटी का मतलब होता है अधिकतम सक्रियता। मैक्सिमम एक्टिविटी का मतलब अधिकतम सक्रियता 7 से 9 होता है, 7 से 9 होता है। जिस 7 में आ गया कोबाल्ट वगैरह, 9 में आ गया कॉपर वगैरह, तो ये सबका सक्रियता क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे सेलेक्टिविटी। इसको सेलेक्टिविटी का मतलब वर्णात्मकता या चयनात्मकता, मतलब चुनना, सेलेक्ट करना। सेलेक्ट से बना है सेलेक्टिविटी, सेलेक्ट से बना है सेलेक्टिविटी, तो वर्णात्मकता या चयनात्मकता, तो सेलेक्टिविटी। तो सबसे पहले तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, याद हो गया होगा। रसोपशोषण की प्रबलता पर निर्भर करेगा सॉलिड कैटालिस्ट का आपका एक्टिविटी। ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता रसोपशोषण की प्रबलता पर निर्भर करता है। दूसरा, अभिकारक सक्रिय होने के लिए, अभिकारक को सक्रिय होने के लिए उत्प्रेरक पर पर्याप्त एवं प्रबलता से अधिशोषित होना जरूरी है। और ये 2 पॉइंट बता दिया, ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा आपको। 5 से 11 तक बढ़ता है क्या चीज, कैटालाइटिक पावर इंक्रीजेज, मतलब उत्प्रेरक क्षमता बढ़ता है। ग्रुप 7 से 9 में अधिक होता है, सबसे ज्यादा कैटालाइटिक पावर होता है। सेलेक्टिविटी का मतलब वर्णात्मकता या चयनात्मकता, मतलब सेलेक्ट करना, क्या करना, सेलेक्ट करना। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए, किसी विशेष रिएक्शन के लिए हम विशेष कैटालिस्ट को चुनते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी डालेंगे आपका रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक विशेष प्रकार के रिएक्शन के लिए एक विशेष प्रकार का ही कैटालिस्ट की आवश्यकता होती है। तो क्या है, द सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू यील्ड ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट। आप इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि फॉर ए पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन टू यील्ड ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट ए पार्टिकुलर कैटालिस्ट शुड बी यूज्ड। कहने का मतलब है एक विशेष प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में विशेष प्रकार के उत्पाद को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार के उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। इसका सीधा मतलब होता है कि सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में सभी कैटालिस्ट उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। मतलब एक पार्टिकुलर रासायनिक अभिक्रिया में एक पार्टिकुलर आपका कैटालिस्ट का ही यूज होता है। जैसे अमोनिया हम लोग बना रहे हैं, वहाँ पे निकल डाल देंगे कैटालिस्ट के रूप में तो काम नहीं होगा। वहाँ जब भी डालेंगे तो क्या डालेंगे, फेरस डालेंगे। क्या डालना है आपको, फेरस डालना है। तो द सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू यील्ड का मतलब प्राप्त करना होता है, ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी उत्प्रेरक की वर्णात्मकता उसकी किसी अभिक्रिया को दिशा देकर एक विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता है। किसी उत्प्रेरक की वर्णात्मकता, याद रखना है, किसी उत्प्रेरक की वर्णात्मकता उसकी किसी अभिक्रिया को दिशा देकर एक विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता है। एबिलिटी का मतलब क्षमता है। तो एक कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो याद रखिएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक विशेष प्रकार के उत्प्रेरक प्रयोग किए जाते हैं। अब वो एक विशेष प्रकार के उत्पाद देने में सक्षम होता है। मतलब खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो सभी रिएक्शन में किसी भी मेटल को डाल देंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं। एक्सपेरिमेंटली जो हो चुका है बस उसका बात किया जा रहा है। तो याद रखिए किसी उत्प्रेरक की वर्णात्मकता, याद रखिएगा किसी उत्प्रेरक की वर्णात्मकता उसकी किसी अभिक्रिया को दिशा देकर एक विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता है। या इसी को अपने भाषा में यदि बोलिएगा तो बोलिएगा सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई भी उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अर्थात एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया
से विशेष प्रकार का उत्पाद प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार के उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। मतलब विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार के उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ फीचर्स थे। क्या चीज? सॉलिड कैटालिस्ट का। सॉलिड कैटालिस्ट का क्या है? इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये आपको बता दें, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बोर्ड में इससे आपका आते नहीं है जल्दी, लेकिन यहाँ याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में कैटालाइटिक पावर कहाँ से कहाँ बढ़ता है? 5 से 11। यदि पूछेगा मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक होता है? 7 से 9। ये बात याद रखना है। और एक बात, दूसरी बात ये पता चला कि कैटालिस्ट को हम सभी रिएक्शन में नहीं यूज कर सकते हैं, जिसमें ज़रूरत है उसी में यूज होगा। ठीक है, सभी रिएक्शन में यूज होगा सभी रिएक्शन के लिए, या बोल सकते हैं इसको सेलेक्टिविटी में बोल सकते हैं अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए। सबसे आसान तरीका बताते हैं, सेलेक्टिविटी में याद रखना है अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरकों का उपयोग किया जाता है। इतना तो याद रख सकते हैं, है ना। तो सॉलिड कैटालिस्ट का जो है आप याद रखेंगे, है ना, उसका एक्टिविटी डिपेंड करता है मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन के क्षमता पर, प्रबलता पर। दूसरा याद रखिए, सक्रिय होने के लिए उत्प्रेरक के ऊपर अच्छी तरह से अधिशोषित होना जरूरी होता है। सिलेक्टिविटी में याद रखिएगा अलग अलग रासायनिक, यदि ये याद नहीं रहेगा तो आप लोग लिख सकते हैं फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन डिफरेंट कैटालिस्ट्स आर यूज्ड। मतलब अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। सिलेक्टिविटी में ये याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या करें आप लोग, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका क्या ले लें? स्क्रीनशॉट ले लें। और एक टॉपिक और बताएंगे आपको जो है जियोलाइट। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बच्चे इसको क्या करें, फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चे अभी हम लोग जो इम्पोर्टेंट टर्म देखने जा रहे हैं ये आपका जियोलाइट है। तो जियोलाइट क्या होता है आप समझ लें। जियोलाइट इज नथिंग बट ए कैटालिस्ट। जियोलाइट क्या है? एक कैटालिस्ट है। और ये किस प्रकार के कैटालिस्ट है? तो सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट है। सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट है, मतलब आकार वर्णात्मक क्या है आपका? उत्प्रेरक। याद रखना पड़ेगा। यदि आपको बोलेगा इंपॉर्टेंट सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट का नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ZSM5। क्या है? ZSM5, जिसको जियोलाइट। ZSM5 का जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है जियोलाइट। मतलब जियोलाइट का जो उदाहरण है वो है आपका ZSM5। तो यदि इंपॉर्टेंट सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट के बारे में बात करें तो वो जियोलाइट होता है। अब ये जियोलाइट का सबसे ज्यादा उपयोग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में होता है। अब ये पेट्रोल केमिकल इंडस्ट्री क्या है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का मतलब होता है पेट्रो रसायन उद्योग। पेट्रो रसायन उद्योग का मतलब जहां पे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ का उद्योग। तो वहां पे जियोलाइट का उपयोग किया जाता है हाइड्रोकार्बनों को तोड़ने के लिए। तो आपके जितने भी पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोल बोलिए, डीजल बोलिए, केरोसिन बोलिए, ये सब क्या है? ये सब हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन है आपका। जैसे मीथेन गैस के बारे में करें, ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन, केरोसिन हाइड्रोकार्बन है, डीजल हाइड्रोकार्बन है। तो जियोलाइट का सबसे ज्यादा उपयोग जो किया जाता है कहां किया जाता है? आपका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। तो देखिए जियोलाइट के बारे में कैसे याद करना है पॉइंट वाइज। यदि ऑब्जेक्टिव वगैरह, यहां से भी ऑब्जेक्टिव आता है, यहां से भी क्या आता है आपका? ऑब्जेक्टिव आता है। सीधा बात है, आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा, और यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऑब्जेक्टिव भी आपका नहीं बन सकता। तो यहां पे ध्यान क्या देना है? सबसे पहली बात, यदि आपसे पूछा जाए
इंपॉर्टेंट सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिस्ट का नाम क्या है? तो आप बोलेंगे जियोलाइट। याद रखेंगे क्या चीज? जियोलाइट, पहला चीज। जियोलाइट का सबसे ज्यादा उपयोग कहां किया जाता है? तब बोलेंगे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। क्या बोलिएगा? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, मतलब पेट्रोलियम उद्योग या पेट्रो रसायन उद्योगों में किया जाता है। अब क्या के लिए किया जाता है? क्वेश्चन यहां पे फिर आता है, क्यों किया जाता है? तो बोलिएगा हाइड्रोकार्बन को तोड़ने के लिए, क्रैकिंग द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को तोड़ने के लिए। फिर पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट जियोलाइट का नाम क्या बताए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जियोलाइट का नाम क्या है? तब बोलेंगे ZSM5। क्या नाम है? ZSM5 है। तो ZSM5 का उपयोग सबसे ज्यादा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। याद रखिएगा, जियोलाइट तो किया ही जाता है, लेकिन जियोलाइट का जो कैटेगरी है ZSM5, उसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, कि ZSM5 डायरेक्ट अल्कोहल को क्या करता है? गैसोलीन में बदल देता है। गैसोलीन को ही हम लोग पेट्रोल बोलते हैं, याद रखिएगा। गैसोलीन को ही क्या बोलते हैं? पेट्रोल बोलते हैं। मतलब इसको तोड़ता है, डिहाइड्रेशन करता है। अल्कोहल में जो वाटर का मात्रा होता है उसको डिहाइड्रेट कर देता है, निर्जलीकरण करके उसको हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर में बदल देता है, अर्थात सीधे पेट्रोल में बदल देता है। मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि इनमें से कौन सा कैटालिस्ट अल्कोहल को सीधे पेट्रोल में बदल देता है, तो आप क्या बोलेंगे? ZSM5। क्या बोलेंगे? ZSM5। तो ये कहानी थी आपका जियोलाइट का। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिस्ट का नाम जियोलाइट। इसका शेप के बारे में पूछे, कैसा होता है? हनीकब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ता के समान होता है। तो याद रखेंगे जियोलाइट का जो आकार होता है मधुमक्खी के छत्ता, मधुमक्खी देखें उसका छत्त देखे होंगे, उसके आकार का होता है, हनीकब लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा जो आपका यूज होता है जियोलाइट के, वो कहां होता है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में होता है, पेट्रो रसायन उद्योग में होता है। आ रहे समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट जियोलाइट का नाम क्या है? तो ZSM5 है। ZSM5 एक ऐसा कैटालिस्ट है जो क्या कर सकता है? अल्कोहल को डायरेक्ट किस में बदल सकता है? अल्कोहल को डायरेक्ट पेट्रोल में बदल सकता है। कैसे? डिहाइड्रेशन करता है, डिहाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेट होने के बाद आपको देता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन देता है, या हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर देता है। तो ये कहानी थी। अब क्या करते हैं, इसको एक बार आओ समझ लें। इसको हम क्या किए? बोर्ड पे लिख दिए। इसको आप नोट कर सकते हैं याद रखने के लिए। तो जो अभी लेक्चर दिया गया है उसको सिर्फ याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर भी आप लोग को लिख दिए सुविधा के लिए। तो जियोलाइट को हम लोग जियोलाइट ही बोलते हैं। तो जियोलाइट्स आर गुड सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिस्ट। जियोलाइट अच्छे आकार के वर्णात्मक उत्प्रेरक। यदि सेल्फ सेलेक्टिव जियोलाइट का सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिस्ट का नाम पूछेगा तो आपको बोलना है जियोलाइट, पहली बात। दूसरा, शेप ऑफ जियोलाइट इज हनीकब लाइक स्ट्रक्चर। तो जियोलाइट का जो आकार होता है मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। अब कोई पूछेगा जियोलाइट का आकार कैसा होता है? मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है, मतलब हनीकब लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा, जियोलाइट्स आर बीइंग वेरी वाइडली यूज्ड एज कैटालिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फॉर क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन। मतलब जियोलाइट का विस्तृत उपयोग पेट्रो रसायन उद्योगों में हाइड्रोकार्बन को तोड़ने के लिए किया जाता है, भंजन करने के लिए किया जाता है। क्रैकिंग का मतलब तोड़ना होता है। तो याद रखिएगा, जियोलाइट्स आर बीइंग वेरी वाइडली यूज्ड एज कैटालिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फॉर क्रैकिंग द हाइड्रोकार्बन। मतलब जियोलाइट का विस्तृत उपयोग, सबसे ज्यादा उपयोग पेट्रोकेमिकल या पेट्रो रासायनिक उद्योगों में हाइड्रोकार्बनों को तोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एन इंपॉर्टेंट जियोलाइट कैटालिस्ट यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री या पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज ZSM5। तो सबसे महत्वपूर्ण, मतलब पेट्रोलियम उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग होने वाले जियोलाइट उत्प्रेरक ZSM5 है। आपको सिंपल याद रखना है कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटालिस्ट के रूप में जियोलाइट यूज होता है वो है ZSM5। तो ZSM5 क्या है? कैटालिस्ट है जिसको जियोलाइट कहा जा रहा है। तो ZSM5 पेट्रोलियम उद्योग में उपयोग होने वाले सबसे महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है। ZSM5 कन्वर्ट्स अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन, यानी कि पेट्रोल
गैसोलीन को ही क्या बोलते हैं, पेट्रोल। बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, अभी इसको बता रहे थे। तो क्या होता है, ZSM5 अल्कोहल को निर्जलीकरण करके, अल्कोहल को कैसे निर्जलीकरण करके हाइड्रोकार्बन का मिश्रण बनाता है और सीधे उन्हें या गैसोलीन में बदल देता है, सीधे उन्हें सीधे गैसोलीन यानी कि पेट्रोल में बदल देता है। तो गैसोलीन को ही हम लोग पेट्रोल बोलते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपको जियोलाइट के बारे में लिखवा दिए हैं। यदि आपको 5 नंबर्स भी पूछेगा तो ये 5 पॉइंट लिखेंगे, 2 नंबर पूछेगा तो 2 नंबर में आप 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जियोलाइट का कहानी बता दी आपको, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट पढ़ लिए, और उसी के अंदर आपका सेलेक्टिविटी पढ़े थे। क्या पढ़े थे, सेलेक्टिविटी में सीखे थे कि भाई अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आज का लेक्चर मेरा यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम्स। क्या पढ़ेंगे, एंजाइम्स। तो आप इसको याद रखेंगे, इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे, है ना, बहुत ही आसान है, याद कर लेंगे, ठीक है। इसके रिलेटेड आपको 2 नंबर भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर तो पूछा ही जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं इसमें कि भाई इंपॉर्टेंट जियोलाइट कौन सा है, ZSM5। ZSM5 का उपयोग कहाँ किया जाता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। भाई क्यों किया जाता है पेट्रोकेमिकल, तो हाइड्रोकार्बन को तोड़ने के लिए, हाइड्रोकार्बन को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। इसका शेप कैसा होता है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इंपॉर्टेंट मतलब शेप या शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट का नाम बताइए, जियोलाइट है। क्या है, जियोलाइट है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। समझ में आ रहा है, कौन सा कैटालिस्ट जो अल्कोहल को सीधे गैसोलीन अर्थात पेट्रोल में बदल देता है, ZSM5 जियोलाइट, ZSM5 कैटालिस्ट बोल सकते हैं, या ZSM5 क्या है, जियोलाइट का टाइप है, कैटेगरी है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, यदि वीडियो आपको समझ में आ गया, आप समझ गए, थम्स अप स्माइली जरूर भेजें, कमेंट जरूर करें। और जैसे ही वीडियो देखते हैं, आप वीडियो खोलते ही आप लाइक मारें, पहले वीडियो को ओपन करते ही आप क्या करें, लाइक मारें। आपको मतलब पसंद करते हो या नहीं करो, आप लाइक मारिए ना, आपको वीडियो देखिएगा, आपको पसंद आ जाएगा, ठीक है। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, लाइक तो कर सकते हैं, कमेंट तो कर सकते हैं। 2 शब्द लिखने में क्या जाता है, कितना समय लगता है, आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप उतना तो कर ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये अपनी इच्छा से होनी चाहिए, लाइक कमेंट जो अपनी इच्छा से होनी चाहिए, है ना। तो ठीक है, एक बात और, एक ऑप्शन और देते हैं, यदि आपको समझ में आता है तो लाइक कमेंट करें, और नहीं आता है तो मत करें, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। वीडियो समझ में आता है, लेक्चर समझ में आता है, लाइक कमेंट करें, और नहीं आता है तो मत करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज का सेवा यहीं तक, है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। आप लोग क्या करें, वीडियो को यदि कोई सरफेस केमिस्ट्री देख रहे हैं तो सीरियल वाइज देखें, तभी समझ में आएगा, बीच बीच से वीडियो ना देखें। और सरफेस केमिस्ट्री में आपको बताए पूरा लैंग्वेज है, पूरा क्या है, लैंग्वेज है। थोड़ा लेंथी है लेकिन कुछ तो सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छे चीज सीखने को मिल रहा है इस चैप्टर में। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जबरदस्त चीज सीखने को मिल रहा है। तो बच्चे, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। आप लोग पढ़ते रहें, है ना, खुश रहें, मस्त रहें। आप वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके शेयर करें, जितना ज्यादा बच्चे लाभ उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कुछ आने वाला नहीं है, इससे हमको पता है, लेकिन आप लोग लाभ उठाइए और दूर दूर तक इसको शेयर करें और इसको फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, आपके जैसे स्टूडेंट क्या कर सके, लाभ उठा सके। चूँकि फुल्ली सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, पहली बात है फुल्ली सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, इसलिए सबको लाभ होने वाला है। दूसरी बात है डबल मेहनत, हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, और प्लस एक एक पॉइंट करके आपको बता दिए। ये पॉइंट करके क्यों लिखवाई जियोलाइट में, हम एक ही साथ लिख सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या हो जाता, आपको याद करने में दिक्कत हो। अब पॉइंट वाइज जो है आराम से आपको याद हो जाएगा, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो ठीक है, और यदि किसी को फिर प्रॉब्लम होगा इसमें समझने में, तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और वैसे यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव आते हैं, क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मतलब राइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट, 3 पॉइंट 4 पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हैं। और रही बात जियोलाइट का, तो इससे आसान कोई नहीं होगा, आराम से याद कर सकते हैं, उसको 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ मैं। तो ठीक है, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, है ना, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।